And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please note we at SPMIS Academy are starting a new batch for APSC and UPSC foundation course from 7th April 2021. Interested students can contact us on the contact detail given here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Aadhaar card that is acting as a hurdle in welfare schemes. तो समझते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है. This article is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आधार का क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में. तो उसको थोड़ा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझते हैं. देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक काफ़ी लैंडमार्क स्टेटमेंट दिया था, फेमस स्टेटमेंट दिया था कि देखिए सरकार तो गरीबों के लिए बहुत कुछ करती है, गरीबों के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, लेकिन बीच में इतना सारा करप्शन हो जाता है कि अगर 1 रुपया ऊपर से चलता है सरकार की तरफ से तो गरीबों तक बस 15 पैसा ही पहुंचता है. बीच में जो बाबू लोग होते हैं वो 85 पैसे तक खा जाते हैं. मतलब अगर ऊपर से चला, सेंट्रल गवर्नमेंट से चले 1 रुपये, तो इस गरीब आदमी तक आते आते वो बस 15 पैसा बचता है. बीच में बाबू लोग 85% तक पैसा घूस के फॉर्म में, ब्राइब के फॉर्म में खा जाते हैं. और इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला है मौजूदा सरकार ने विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. कि रादर दैन मूविंग थ्रू डिफरेंट ऑफिसेज, कि पहले पैसा आता था सेंट्रल ऑफिस में, फिर पैसा वहाँ से रीजनल ऑफिस में जाता था, फिर रीजनल ऑफिस में जाकर के आदमी को पैसा लेना होता था अपना कंपनसेशन वेलफेयर स्कीम का, और हर स्टेज पे कट बना होता था इन लोगों का. ये जो सरकारी बाबू लोग होते हैं ब्राइब लेते थे, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लीकेज होता था फंड का बीच में. लेकिन अब डायरेक्टली सरकार ने एक तरीका निकाला है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए. इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. तो इस तरीके से राजीव गांधी ने जो प्रॉब्लम हाईलाइट कराई थी इंडियन गवर्नेंस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसको कुछ हद तक टैकल किया जा सकता था, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन पब्लिक लाइफ. लेकिन अभी देखिए, पहले और अब के सिस्टम में मेन अंतर क्या है. पहले वाले सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस होता था, गरीब आदमी और सरकार के बीच में इस तरह के सरकारी बाबू ह्यूमन इंटरफेस हुआ करते थे जो पैसा खा जाते थे ब्राइब के फॉर्म में. तो इसको कहते हैं लीकेज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेस. लेकिन अब इस ह्यूमन इंटरफेस को हटा दिया गया है. अब तो सीधा सीधा अकाउंट में पैसा डाला जाता है तो विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इन दिस वे करप्शन कैन बी ब्रॉट डाउन एंड लीकेज ऑफ फंड कैन बी प्लग्ड. और ये कैसे किया जाए, कैसे लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाला जाए, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सुझाई इकोनॉमिक सर्वे ने ऑफ 2014-15, जिसने कॉन्सेप्ट दिया जैम ट्रिनिटी का. जैम स्टैंड्स फॉर जनधन अकाउंट, आधार कार्ड एंड मोबाइल लिंक. जैम ट्रिनिटी, उन्होंने इसे बताया कि जैम ट्रिनिटी की मदद से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जा सकता है. अदरवाइज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक कॉन्सेप्ट तो है कि लोगों के अकाउंट पर डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए, लेकिन उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं. लोगों के अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके अकाउंट नंबर है क्या वो सच में वो बेनिफिशियरी, इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं या नहीं है, या पता चला किसी और ने अपना अकाउंट दे दिया, क्योंकि गरीबी और इलिटरेसी भी तो उतनी ही ज़्यादा है. तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया आज इकोनॉमिक सर्वे ने, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल. तो समझते हैं एक करके. जनधन, तो बोला गया कि सबसे पहले तो लोगों के जनधन अकाउंट खोलो, जिस अकाउंट पे गरीब से गरीब आदमी का भी नो फ्रिल्स अकाउंट खोलो. मतलब बस उसका एक बेसिक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के उसकी अकाउंट खोल दो, तब तो डीबीटी किया जा सकेगा. और आइडेंटिटी कार्ड कौन सी होगी, तो गरीबों के पास ज़्यादातर आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं थे, तो बोला गया कि इनको आधार आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए. तो सब लोगों का आधार कार्ड बनाया जाए. इससे कैसा होगा, द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरी विल बी टैकल्ड. अदरवाइज आधार से पहले होता क्या था कि सरकारी स्कीम में मान लीजिए लोग फर्जी नाम लिखवा देते थे, रामू, श्यामू, और उसके नाम का सारा वो उठा के ले आते थे राशन वगैरह. तो इसको कहते हैं घोस्ट बेनिफिशियरी. जो लोग हैं नहीं उनके नाम का भी बेनिफिट लोग उठा रहे हैं. लेकिन आधार की मदद से द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरी विल ऑल्सो बी टैकल्ड. और उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट होगा मोबाइल. तो मोबाइल से लिंक कर देंगे इस अकाउंट को.
मोबाइल नंबर एक लिंक कर देंगे अकाउंट को कि बेनिफिशियरी को पता चल जाए, जो भी टारगेटेड बेनिफिशियरी है, गरीब आदमी है कि स्कीम के लिए, उसको पता चल जाए कि उसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो इस तरीके से जैम ट्रिनिटी की मदद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और धीरे धीरे सरकार ने करना शुरू भी कर दिया। तो इसके लिए आधार कार्ड सबका बनाना ज़रूरी था। और आधार कार्ड, वैसे तो ये प्रोसेस 2011 से ही स्टार्ट हो गया लोगों का आधार कार्ड बनाने का, जब UIADI एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया भारत सरकार ने, लेकिन इसको लीगल बैकिंग देना का काम किया गया 2016 में, जब एक कानून लाया गया आधार एक्ट। एक प्रॉपर कानून बना करके आधार कार्ड का क्या प्रोसेस होगा, क्या उसका सिस्टम होगा, क्या उसका इम्पोर्टेंस होगा, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, वो सब चीज़ें इस कानून में लिखी गई इन दिस लॉ आधार एक्ट। तो जब इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट कर दिया कि आधार एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, तो फिर इकोनॉमिक सर्वे के सजेशन को मानते हुए भारत सरकार ने आधार के लिए कानून ले आए पहले, आधार एक्ट ऑफ 2016। And this Aadhaar Act of 2016 provided legal backing to आधार कार्ड्स। लेकिन इस आधार का एक्ट ऑफ 2016 के अंदर कुछ इशूज़ हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया इन 2018 कि ये प्रॉब्लम्स हैं आधार एक्ट ऑफ 2016 में। तो एक एक करके वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहला इशू उठाया गया ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने कुछ बायोमेट्रिक डिटेल्स देने होते हैं, जैसे कि आइरिस स्कैन देना होता है, थंब इम्प्रेशंस देने होते हैं। तो एक तरीके से आपकी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ली जा रही हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये जो प्राइवेट डाटा है, बायोमेट्रिक डाटा, वो स्टोर करके जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पे लीक होने के चांसेस, आपके डाटा चुराए जा सकते हैं, उसका मिसयूज किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, आपके थंब इम्प्रेशन को चुरा करके उस थंब इम्प्रेशन को किसी क्राइम सीन पे क्रिएट कर दिया गया, तो उससे फिर क्या होगा, जब पुलिस वहाँ पर जा कर के थंब इम्प्रेशन चेक करेगी तो उनको लगेगा कि आपने वो क्राइम किया है। अगर आपका थंब इम्प्रेशन लीक हो जाता है फ्रॉम आधार डाटा सेंटर तब, तो ये सब मिसयूज होने के चांसेस हैं, मतलब राइट टू प्राइवेसी मिसयूज हो सकता है, आपके डाटा जो हैं वो चोरी हो सकते हैं। ये सब कुछ इशूज़ रेज़ किए गए। तो फिर भारत सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि जो डाटा है वो एक प्रॉपर सिस्टम में सिक्योर करके रखा जाएगा और वो डाटा किसी को भी नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट इन 2 कंडीशंस। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके ऊपर का कोई कोर्ट ऑर्डर देता है कि आधार में से ये डाटा निकाला जाए या आधार से ये डाटा को मैच किया जाए, या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर या उससे लेवल का ऑफिसर अगर ये इस तरह का डायरेक्शन देता है, तभी जाकर के आधार का जो डाटा जहाँ पे स्टोर्ड है उससे डाटा निकाला जा सकता है। देखिए, कभी कभार आधार डाटा को इसलिए निकाला जाता है, उससे मैचिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कभी कभार क्राइम स्पॉट पे जो भी थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उसको मैच कराने के लिए कभी कभार इसका इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए लेकिन कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर निकलवाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे ऊपर, या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर या उससे ऊपर लेवल के ऑफिसर से डायरेक्शंस ऑर्डर्स निकलवाने होंगे। तो लेकिन ये कंसर्न तो है कि भाई हमारा थंब इम्प्रेशन मिसयूज हो सकता है। तो इस कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट में जब बात उठाई गई 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड कैन नॉट बी कंपल्सरी फॉर सिटीजन, मतलब सरकार फोर्स नहीं कर सकती सिटीजन को कि आपको अपना आधार कार्ड बनवाना ही है। मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेरोगेटिव, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है तो बनाइए। अगर आपको सरकार के इस सिस्टम पे, डेटा स्टोरेज सिस्टम पे भरोसा है तो आप अपना थंब इम्प्रेशन और आईसी स्कैन दें, अदरवाइज आप नहीं भी दे सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड बनवाना कोई कंपल्सन नहीं है। तो फिर दूसरी बात रेज की गई कि सर अगर आधार कार्ड बनवाना कंपल्सन नहीं है तो ये जो कई सारे स्कीम भारत सरकार, वेलफेयर स्कीम भारत सरकार लेकर के आ रही है जो आधार की मदद से इंप्लीमेंट कर रही है, जिसमें जैम ट्रिनिटी के अंदर आधार भी तो एक कंपोनेंट है, तो मतलब आधार से वो मैच करेगी कि अच्छा आप ही वो इंसान हैं, फिर आपके मोबाइल अकाउंट में, मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डालेगी। तो बोले अगर मैं आधार कार्ड बनवाई हुई नहीं, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, तो फिर मुझे उन वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल मुझे राशन की दुकान से कैसे राशन मिलेगा अगर मैंने आधार कार्ड नहीं बनवाया? तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ध्यान से समझिए कि मतलब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है ताकि राशन आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके राशन दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको सरकार मना करेगी कि मैं आपको राशन नहीं दूंगा।
तो मतलब आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स फॉर ऑथेंटिकेशन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी हैव देयर आधार कार्ड। जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया है उनके लिए आधार कार्ड मान्य होगा, उनके लिए आधार कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है उनको सरकार बोलेगी कि नहीं, हम आपको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं देंगे। मतलब आधार इज़ नॉट अ मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर अवेलमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके अलावा जो तीसरा इशू था वो था रिगार्डिंग आधार एक्ट, कि आधार एक्ट को मनी बिल की तरह ला करके रखा गया था ताकि इस राज्यसभा का कोई भी कंट्रोल इसके ऊपर ना रहे। आपको पता है जब मनी बिल रखा जाता तो राज्यसभा का उस पर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को वापस से वो बिल भेजना होता है और राज्यसभा के जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो लोकसभा मान भी सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। सरल शब्दों में बोले तो मनी बिल के ऊपर एकमात्र अथॉरिटी लोकसभा की होती है, राज्यसभा का उसके ऊपर कुछ खास इंपॉर्टेंस या कंट्रोल नहीं होता। और आधार एक्ट को मनी बिल की तरह लाया गया था जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी रेज किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको क्वेश्चन किया गया कि सर ये मनी बिल की तरह नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिल की तरह होना चाहिए, फाइनेंस बिल की तरह होना चाहिए। और जो स्पीकर ने डिसीजन लिया इसको मनी बिल की तरह ऑथोराइज करने का वो गलत है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि इसको जुडिशियल रिव्यू करने की ज़रूरत है, अगर स्पीकर ने ऑथोराइज किया है तो मोर और लेस ये मनी बिल की तरह माना जा सकता। तो ये एक तीसरा मुद्दा था, इंटायरली डिफरेंट मैटर है, इसको कभी और बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। लेकिन ये जो दो मुद्दे हैं उसको इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सरकार कह सकती है कि आधार कार्ड दिखाइए और राशन की दुकान से अपना राशन ले जाइए, राशन के साथ अटैच कीजिए राशन कार्ड से। लेकिन अगर नहीं है तो सरकार मना नहीं कर सकती कि हम आपको राशन नहीं देंगे, या किसी दूसरे स्कीम के लिए भी आपको मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि पिछले साल अगस्त 2020 में सरकार ने एक तरीके का ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि अपने राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना, आधार डाटाबेस के साथ लिंक करना मैंडेटरी है बिफोर 30 सितंबर 2020। और जो लोग भी आधार के साथ इसको लिंक नहीं करेंगे उनको इसके बाद का राशन का कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक और डायरेक्टिव निकाला स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि जिन लोगों के पास भी आधार कार्ड नहीं है उनको इस ग्राउंड पे बस राशन डिनाई नहीं किया जाएगा कि भाई आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका जल्दी से जल्दी आधार कार्ड बनवाया जाए और उसको फिर राशन कार्ड से अटैच किया जाए, कनेक्ट किया जाए। ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इन डायरेक्शन दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया जो भी जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं, जो गरीब आदमी है जिसका राशन कार्ड तो है लेकिन आधार कार्ड नहीं है, उसको इस कारण से तुम राशन डिनाई नहीं करोगे 30 सितंबर 2020 के बाद कि तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, उनका तुम आधार कार्ड बनवाओ। तो ये एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला और स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया कि भाई अब आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि सब लोगों का जो गरीब आदमी है राशन कार्ड के थ्रू राशन लेता है उसका आधार बन जाए 30 सितंबर 2020 से पहले और आधार और राशन लिंक हो जाए। लेकिन हुआ क्या? करंट न्यूज़ पे आइए। अब 30 सितंबर के बाद से बिना आधार के और आधार राशन कार्ड के कनेक्शन के लोगों ने राशन देना बंद कर दिया। और अब न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है कि लगभग 3 करोड़ ऐसे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आधार ना होने के कारण, आधार कार्ड ना होने के कारण उनको राशन नहीं मिल पाया है सिंस 30 सितंबर 2020। और उनमें से कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, तो भूख के कारण डेथ भी हुई है कुछ लोगों की, खासकर कुछ स्टेट्स में जैसे कि झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव था 2018 वाला उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आधार के बेसिस पे आप डिनाई नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारे पास आधार नहीं है तो हम तुम्हें ये बेनिफिट नहीं देंगे। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी इसी तरीके का कुछ डायरेक्टिव दिया कि भाई आधार कंपलसरी हम कर रहे हैं लेकिन सबका आधार कार्ड बनवा दो, किसी को मना मत करना कि तुम्हारे पास आधार नहीं है। लेकिन आपको तो पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, बहुत सारे जगह कितने इनएफिशिएंट तरीके से काम करते हैं अभी भी। तो इन्होंने किया क्या, उतने इफेक्टिवली लोगों का शायद से आधार कार्ड बनवाया नहीं, और जिनका बन नहीं पाया गरीब लोगों का फिर उनको राशन मिला नहीं, और उनमें से कुछ गरीब लोग फिर भूख के मारे मर भी गए। अब ये मैटर जो एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है कि ऐसे इशूज़ हुए और अब सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दिस मैटर। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो
सुप्रीम कोर्ट मे रिलीज मोर डायरेक्टिव्स, मोर ऑर्डर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड, खासकर वो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे और जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर लोगों की स्टारवेशन के कारण डेथ हुई है, जस्ट बिकॉज उनको आधार उनका नहीं बन पाए और आधार को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया गया। देखिए एक और बात समझिए, ये जो आधार एक्ट 2016 था, ये ओरिजिनली लाया गया, इसको अमेंड किया गया 2019 में और थोड़े बहुत कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो ये अमेंडमेंट को भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर लेना होता था अकॉर्डिंग टू आधार एक्ट ऑफ 2016, या ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर लेवल के किसी भी ऑफिसर से ऑर्डर लेना होता था अगर आधार के डाटा निकलवाने हैं। तो इसको चेंज करके 2019 में अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पावर छीन लिया गया और बोला गया हाई कोर्ट या उससे ऊपर का कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि आधार के डाटा निकाले जाए, या ज्वाइंट सेक्रेटरी से पावर ले लिया गया, सेक्रेटरी या उससे ऊपर लेवल का जो ऑफिसर है वो ऑर्डर दे सकता है कि आधार के डाटा निकलवाए जाए। उसके अलावा आधार के लिए जो भी पैसा चाहिए होता था या फिर आधार के बेसिस पे जो भी कमाई होती थी, जो छोटे मोटे फीस वगैरह कलेक्ट होते हैं आधार बनाने के लिए, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता था। लेकिन अब इसके लिए एक अलग से फंड बना दिया गया है, UIADAI फंड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड, और जो भी छोटे मोटे फीस कलेक्ट होते हैं आधार के प्रोसेस में वो अब इस स्पेशल फंड में जाता है। और उसके अलावा पहले कैसा था 2016 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी आधार की जो डाटा है वो ब्रीच हुई है, मतलब लीक हुई है, आपने आईडी से स्कैन दिया, आपने थंब इम्प्रेशन दिया और वो लीक हो गया, तो अब आप पर्सनली केस नहीं कर सकते। देखिए MS धोनी का ऐसा केस आया था। MS धोनी कैसे कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि MS धोनी का जो आधार डाटा है, आइरिस स्कैन और थंब इम्प्रेशन, वो लीक हो गए हैं। ये न्यूज़ आया था, फिर ये न्यूज़ में ज़्यादा कुछ बाद में आया नहीं मीडिया के अंदर, लेकिन इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आ रहे थे। तो उस टाइम में कैसा था अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल एक्ट कि आप वो इंडिविजुअल जिसके डाटा लीक हुए हैं वो केस नहीं कर सकता था कोर्ट में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आधार के डाटा स्टोर करके रखती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बस पावर था कि वो कंप्लेन कर सकता है किसी भी कोर्ट में। लेकिन जो नया कानून आया है इसके हिसाब से वो इंडिविजुअल जिसके डाटा लीक हुए हैं वो भी केस रजिस्टर कर सकता है अगर उसकी डाटा लीक हुई है तो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कही गई थी कि ये जो नया कानून है इसमें ये साफ साफ कहा गया था कि ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी वाया आधार फॉर प्रोविजन ऑफ एनी वेलफेयर स्कीम मे बी मेड मैंडेटरी ओनली बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर कोई भारत सरकार का स्कीम है जिसके लिए भारत सरकार चाहती है कि इस स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट होने के बाद ही इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसके लिए भारत सरकार एक अलग से कानून बनाएगी। मान लीजिए एक LPG स्कीम है, उसके लिए पहल योजना है जिसमें बेनिफिट दिया जाता है, DBT दिया जाता है जो लोग भी गैस सिलेंडर लेते हैं। तो अगर सरकार को ऐसा करना है कि ये जो पहल के अंदर बेनिफिट है ये बस आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही मिले, मतलब बस उन लोगों को मिले जिनके पास आधार कार्ड है और उन्होंने आधार को लिंक कर रखा अपने बैंक अकाउंट से, तो उसके लिए पहले एक स्पेशल कानून बनाना होगा। तभी जा करके भारत सरकार कह सकती है कि ये स्कीम में बस उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिनका आधार से ये स्कीम में बैंक अकाउंट लिंक्ड है। तो ये साफ साफ लिखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वायलेशन हुआ इस पर्टिकुलर केस में जब हमने देखा कि राशन कार्ड को लिंक करने की बात की गई और कई सारे लोगों की इसमें शायद से डेथ भी होगी, एटलीस्ट डेथ ऑफ फ्यू पीपल बिकॉज देयर नेम वाज नॉट कनेक्टेड और देयर आधार डाटा वाज नॉट जनरेटेड एंड कनेक्टेड विथ राशन स्कीम। अभी इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन from international segment. It is about Heart of Asia Conference. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे। इनफैक्ट ये दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जो इस साल 30 मार्च को होने वाला है इन दुशानबे, दैट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ तजाकिस्तान। तो सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है वो ब्रीफली समझ लेते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, तो देखिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इसको हम लोग इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। दैट वाज स्टार्टेड इन 2011 बाय टू कंट्रीज अफगानिस्तान एंड टर्की। और इसका पर्पस था कि अफगानिस्तान के अंदर
पीस डेवलप कराया जाए और इसके लिए अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाए ताकि वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इन रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस इन अफ़गानिस्तान। एक बात आप और समझ लो, अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो एशिया के बीचों बीच में, इसलिए इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान के अंदर पीस बहाल की जाए, इसके लिए अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उन लोगों को इन्वाइट किया गया इन दिस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद से हर 2 सालों पे या 1 साल पे ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर पीस कैसे डेवलप किया जाए उसकी बातचीत होती है। अब इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी तक टोटल 14 मेंबर कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। ये 14 कंट्रीज़ का नाम यहाँ हमने दे रखा है। और 2016 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर हुआ था, ये भी याद रखना। इन 14 कंट्रीज़ का नाम एक बार देख लेना, लेकिन इतना याद रखना कि इंडिया इज़ पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो नोन एज इस्तांबुल प्रोसेस। और यही हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग होने वाली है इस साल 2021 में इन दुशानबे, तजाकिस्तान। अभी न्यूज़ क्या है कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये दोनों हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट निकल के आ रही है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपस में मुलाकात करेंगे एंड दे विल टॉक अबाउट फ्यूचर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कल ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा कि पाकिस्तान ने एक तरह का पीस प्रपोजल रखा है इंडिया के सामने, इनडायरेक्टली रखा है ऑफ कोर्स। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी जनरल ने कहा कि इंडिया के साथ वो पीस डेवलप करना चाहते हैं, तो एक तरीके का वो प्रपोजल है। और इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद मिलेंगे और ये बात आगे बढ़ाई जाएगी और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक तरह का पीस डेवलपमेंट लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जो इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है, कि क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ पीस एंड कोऑपरेशन बिल्ड करना चाहिए? शुड इंडिया रीइंस्टेट पीस एंड कोऑपरेशन विथ पाकिस्तान? तो जो लोग भी इसके अगेंस्ट में हैं कि नहीं पाकिस्तान से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, उनके तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट है दैट ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो ऑन साइमल्टेनियसली। एक तरफ पाकिस्तान टेररिज्म फैलाए और दूसरी तरफ ट्रेड भी उसके साथ हम करें, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इनफैक्ट वो ट्रेड के नाम पे ही और टेररिज्म फैलाएगा। जब भी वहाँ से कोई ट्रक आएगा, कोई शिप आएगा, तो उसमें भी टेररिस्ट घुस के आ जाएंगे, जैसे 2008 में हुआ। तो भाई या तो टेररिज्म को पहले पूरी तरह से बंद कर दो, तभी जा करके तुम्हारे साथ ट्रेड या कोई भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है। और भी डिमांड्स है कि जब तक पाकिस्तान वो तमाम टेररिस्ट जैसे कि हाफिज सईद या अजहर मसूद, जिसने पुलवामा अटैक कराया, अजहर मसूद, इन सब तरह के टेररिस्ट्स को प्रोसिक्यूट नहीं करता है, उनको सजा नहीं दिलाता है और जो सारे टेरर कैंप्स को बंद नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी पीस प्रोसेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट है जो हम हाल फिलहाल तक अभी तक फॉलो कर रहे हैं, हमारी सरकार फॉलो कर रही है। लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, मतलब वो लोग जो चाहते हैं, जो फेवर में है कि पाकिस्तान के साथ अब थोड़े इकोनॉमिक संबंध सुधारे जाए, उसके पीछे जो मेन आर्गुमेंट है वो भी समझिए। देखिए, इन लोगों का ऐसा मानना है, इन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है और वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा। जब इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा तो पाकिस्तान माइट बिकम ए फेल्ड नेशन, नेशन वेयर लॉलेसनेस हैज़ प्रिवेल्ड, लाइक अफगानिस्तान या सीरिया। तो ऐसी हालत हो सकती है पाकिस्तान की। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो पुलिस को पैसा देने का कैपेबिलिटी नहीं होगा, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होगा सरकार का, आर्मी मेंटेन करने का कैपेबिलिटी नहीं होगा। और फिर होगा क्या कि यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और प्रोएक्टिव हो जाएंगे, एंड दैट विल बी बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अफगानिस्तान जैसी हालत हो जाएगी अगर पाकिस्तान की, तो इंडिया के लिए ज़्यादा खतरे की बात हो जाएगी, ऐसा इन एक्सपर्ट्स का मानना है। ये जो टेररिस्ट अगर और प्रोएक्टिव हो गए, अगर सरकार पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा पाकिस्तान को, तो सरकार भी कमज़ोर हो जाएगी। तो टेररिस्ट जब और पावरफुल हो जाएंगे तो दे माइट इवन गेट कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पाकिस्तान एंड दे माइट यूज इट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान सरकार तो खाली धमकी देती है लेकिन यूज़ तो कर नहीं सकती, लेकिन टेररिस्ट लोगों का तो वो भी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो यूज भी कर देंगे क्योंकि वो तो चाहते हैं कि क्योस फैले। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण से इंडिया नहीं चाहता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी ब्रिंक पे ला दिया जाए, और वैसे भी वो ब्रिंक पे इकोनॉमिक कोलैप्स के, उससे ज़्यादा उसको धक्का ना दिया जाए, तो थोड़ी बहुत उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल में मदद की जाए और जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया जाए। तो जो हमारे देश के इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं जैसे राकेश सूद साहब या सी राजा मोहन साहब, उनका ऐसा मानना है कि इंडिया का इंटरेस्ट सबसे बेहतर फुलफिल होगा व्हेन देयर इज वीक बट स्टेबल पाकिस्तान।
हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर बना रहे, हम नहीं चाहते कि उसके साथ इकोनॉमिक ट्रेड करके और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाए जाए, नहीं, उसको कमज़ोर रखना है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल फॉरम्स में आइसोलेट करना है, लेकिन उसको थोड़ा स्टेबलाइज भी रखना है। मतलब गरीब रखो, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं कि चल रहा है, शांति से काम चल रहा है, लेकिन अगर पूरी तरह से डीस्टेबलाइज हो गया तो वहाँ के रेडिकल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो इंडिया के लिए भी खतरा हो जाएगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि अफगानिस्तान अगर इंडिया का पड़ोसी होता बिल्कुल, तो फिर इंडिया के लिए कितने और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता अफगानिस्तान। तो अगर पाकिस्तान भी अफगानिस्तान जैसा हो गया तो हमारे लिए और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। आप लोग भी अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, डिटेल में आप लिख भी सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में पीस प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about aluminum air battery based electric vehicles. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So देखिए करंट न्यूज़ क्या है। IOCL ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इजराइल की बैटरी बनाने वाली कंपनी फिनर्जी के साथ, जिसमें अब ये लोग दोनों मिल करके इंडिया के अंदर एल्युमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एल्युमिनियम एयर बैटरी का मैकेनिज्म समझा सकूँ। तो एल्युमिनियम एयर बैटरी समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, एल्युमिनियम एयर बैटरी की सबसे बड़ी खासियत है, और यहाँ पे ये जो टर्म एयर है ये क्यों लिखा है ये भी समझिए। इसके अंदर जो हमारे आसपास का, इस गाड़ी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ के हवा के अंदर का ऑक्सीजन पकड़ेगी ये गाड़ी, वहाँ के ऑक्सीजन को कैप्चर करेगी। तो हमारी गाड़ी के आसपास का, अगर ये एल्युमिनियम एयर बैटरी वाली गाड़ी है, तो गाड़ी के आसपास की जो हवा है उसके ऑक्सीजन को ये कैच करेगी। इस होगा क्या कि एक इस तरीके का निकेल जैसा एक प्लेट होगा, निकेल का बना हुआ एक प्लेट होगा, और ये प्लेट एडजॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को आसपास के सराउंडिंग एयर से, एटमॉस्फेयर से, और ये ऑक्सीजन फिर जो यहाँ पे इस निकेल के साथ चिपक जाएगा, वो ऑक्सीजन फिर अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, उसके साथ मिक्स होगा और फिर इस तरह का कुछ रिएक्शन होगा। समझिए, आपको एक बात तो पता होगी कि एनोड मतलब निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। बैटरी में तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो आपको पता होगा आई होप। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड मतलब जहाँ पे एनायंस है, मतलब निगेटिव चार्ज हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं कैथोड, जहाँ पे कैटायंस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हैं। तो होगा क्या, देखिए कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। ये है एनोड और ये है कैथोड, और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एनोड होगा एल्युमिनियम का बना हुआ, और जो कैथोड है वो ऑक्सीजन होगा जो हवा से पकड़ा जाएगा, और जो निकेल के प्लेट पे चिपका हुआ होगा ऑक्सीजन। अभी देखिए, ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के OH- से, यानी कि हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन वाटर, तो ये ऑक्सीजन अंदर में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इस प्लेट के रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ OH- हाइड्रोक्साइड। इनफैक्ट ये जो हाइड्रोक्साइड है ये फिर यहाँ से ऐसे चलेगा। आप दूसरे तरीके से समझिए और बेहतर समझ आएगा। देखिए, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड को पहले देखिए, ये वाला इलेक्ट्रोड को पहले देखिए। ये है एनोड इलेक्ट्रोड, तो एनोड, और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे थोड़े बहुत एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो OH- आयनाइंस भी फ्रीली मूव कर रहे होंगे। ये जो एल्युमिनियम है ये OH- के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इस प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इस यहाँ पे जमा होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होंगे तो फिर यहाँ से ऐसे मूव करेंगे कैथोड की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारी कार चलेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया कैथोड पे, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला है जो हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा, और थोड़ा बहुत वाटर तो है ही इस इलेक्ट्रोलाइट में, उस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और OH- बनाएगा, और यहाँ जो OH- बनाएगा वही OH- यहाँ आकर के फिर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि धीरे धीरे एल्युमिनियम खत्म हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म एल्युमिनियम एयर बैटरी का। एल्युमिनियम का एनोड है और ऑक्सीजन का कैथोड है, और ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से पकड़ा जा रहा है।
अभी एल्युमिनियम एयर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, एल्युमिनियम एयर बैटरी प्राइमरी सेल बैटरी, मतलब नॉन रिचार्जेबल है। नॉन रिचार्जेबल क्यों? क्योंकि एक बार जब धीरे धीरे एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर करके, तो ये बैटरी फिर दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती, तो नॉन रिचार्जेबल है। इसी तरह के बैटरी को हम कहते हैं प्राइमरी सेल बैटरी या प्राइमरी सेल्स। इसमें बार बार आपको बैटरी स्वैप करना होगा, तो आपको अलग अलग जगहों पे बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने होंगे, मतलब एक बैटरी हटाइए दूसरी बैटरी रखिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी चीप है ये। लिथियम आयन बैटरी के सामने ये काफ़ी सस्ता है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका वजन थोड़ा कम रहता है लिथियम आयन बैटरी की तुलना में। तो फिर इसको 400 किलोमीटर तक, एक बार अगर आपने एल्युमिनियम एयर बैटरी ले ली तो 400 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चल सकती है पर बैटरी। लेकिन अगर लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए तो ये रिचार्जेबल है, इस तरह से जाकर के आप रिचार्ज स्टेशन पे जाकर के रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा है। अगर एल्युमिनियम एयर बैटरी की तुलना में ये काफ़ी महंगा है और इसका एक बार चार्ज करने के बाद, रिचार्ज करने के बाद इसका रेंज भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, जो एल्युमिनियम एयर बैटरी के 400 किलोमीटर के सामने काफ़ी कम है। तो ये दो ऑल्टरनेटिव हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको ज़्यादा दिखेंगे और ये दो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, एल्युमिनियम एयर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। हमारी सरकार दोनों ही डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2021. द आइडियाज डिस्कस्ड हियर इज यूजफुल फॉर पेपर 1 एसे एंड ऑल्सो फॉर पेपर 5 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। इसके अंदर स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस पब्लिश किया जाता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस मतलब पूरे दुनिया भर में कहाँ पे कितने लोग खुश हैं, कहाँ कितने दुखी हैं, उसका एक मोटा मोटा रिपोर्ट पब्लिश होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये जो यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2012 में बनाया गया था और इसको मेन काम ये दिया गया था कि पूरे दुनिया भर में वो देखे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है और दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है। आई होप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप जानते होंगे कि क्या चीज़ होती है। देयर आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स, पहले भी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे गोल्स कैसे अचीव होंगे, इसके लिए वो अलग अलग कंट्रीज़ को मदद करेगा। इस पर्पज़ से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और यही ऑर्गेनाइजेशन फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी पब्लिश करने लगा है, जो दुनिया के 149 कंट्रीज़ का रैंकिंग पब्लिश करता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं एंड हाउ सिटीजन परसीव देमसेल्फ टू बी। लोगों को क्या लगता है वो कितने खुश हैं। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो भी ज़रा समझते हैं। तो एक कंट्री का GDP पर कैपिटा लिया जाता है पहले तो, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली जाती है, उसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोग क्या सोचते हैं। GDP और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा कि लोग कितने खुश हैं, उनको क्या लगता है, और इसमें 1 to 10 स्केल की रेटिंग दी जाती है। जो तीसरा ओपिनियन है इस पे, ओपिनियन ऑफ रेजिडेंट, उसमें लोगों से पूछा जाता है, 4 चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाउ मच दे एक्सपेक्ट सोशल सपोर्ट, मतलब अगर कुछ गलत हो गया उनके जीवन में, कुछ अगर फेल हो गए, नाकामयाब हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनको कितना लगता है कि उनका समाज उनको कितना सपोर्ट करेगा। एक बात इस पे उनको 1 to 10 में स्केल पे ये पॉइंट्स देने होते हैं। उसके अलावा फ्रीडम टू मेक देयर ओन लाइफ चॉइसेस, कितने वो फ्री हैं अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले लेने के लिए। हाउ करप्ट देयर सोसाइटीज़, पब्लिक में कितना करप्शन है, सरकार के अंदर कितना करप्शन है, इस पे रेटिंग देना होता है। एंड हाउ जेनरस दे आर, कितना वो खुश हैं, कितना वो लोगों की मदद खुद करना चाहते हैं, इस पे उनको रेटिंग देना होता है 1 to 10 में। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 साल फिलहाल में पब्लिश हुआ है, उसके कुछ बेसिक हाइलाइट्स देख लेते हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री फिर से पाया गया। तो पिछले 4-5 सालों से हर साल फिनलैंड दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री आता है इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया की हालत बहुत ख़राब है हर बार की तरह। पिछले साल हमारी 149 कंट्री में 149 में हमारी रैंक थी 140 और इस बार हमने एक रैंक इंप्रूव किया और हमारी इस साल पूरे दुनिया भर में 149 कंट्री में हमारी रैंक है 139, मतलब दुनिया के हम सबसे दुखी देशों में से हम एक हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2021। हमसे काफ़ी खुश तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रैंक 105वें नंबर पे, पता नहीं उनको किस बात की खुशी है, लेकिन है बस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। बांग्लादेश भी हमसे खुश है, उसका रैंक है 101। चाइना की रैंक है 84। अगर सबसे दुखी देश की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान, उसकी रैंक है 149। वो दुनिया का सबसे दुखी देश है, मोस्ट अनहैप्पी पीपल लिविंग इन अफगानिस्तान। और ऑफ कोर्स द रीजन आर वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान फॉर लास्ट
यू मे कॉल इट फॉर 30 ईयर्स, 1990 से ही चल रहा है, जब से तालिबान का धीरे धीरे राइज हुआ है, और उसके पहले फिर वो कोल्ड वॉर के टाइम का कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। तो अफगानिस्तान पीपल आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, और इस कारण से दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज मोस्ट अनहैप्पी। अब इस आइडिया का इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, या तो पीटी में आपसे पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो तो काफ़ी सरल है, आप आराम से लिख देंगे। लेकिन ये जो रेटिंग है इंडिया की 139 वगैरह, इन सब का आप ऐसे एथिक्स पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी इस तरह का सवाल हो कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यू कैन नॉट बाई एवरीथिंग फ्रॉम मनी, या फिर ह्यूमन नीड्स आर नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिक, हमारी जो नीड्स हैं वो पोस्ट मटीरियलिस्टिक भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। खाली पैसे से, मटीरियल गुड से, घर गाड़ी पैसा बंगला, इनसे हमें खुशी नहीं मिल सकती। हमारी नीड जो है थोड़ी एक हाईयर लेवल की भी हैं, स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स भी होती हैं। अगर ये बातें इस तरह के कभी ऐसे हो या एथिक्स में आर्गुमेंट्स हो, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। आप लिख सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश यूएसए, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 19th नंबर पे आता है, और इंडिया जो दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर्स में से एक माना जाता है, वो दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक में आता है। मतलब हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, देखिए मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एक अलग बात होती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारे देश में, वो एक चिंता का विषय, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न इन आवर कंट्री, कि हम किस तरह का जीवन बिता रहे हैं, हम इतना दुखी हैं क्यों। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 494 to top 496. Topic number 494 is about Miles Bronson. It is first American missionary to compile dictionary in Assamese language. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. Topic number 495 is about Shiva Dol. So Shiva Dol, that means temple of Lord Shiva, is a group of structures comprising 3 Hindu temples. Shiva Dol, Vishnu Dol, that is the meaning of temple of Lord Vishnu, and Devi Dol means temple of goddess Devi Durga. This temple was built in 1734 by Rani Ambika of a home king Swargdev. Please attempt this question based on topic number 495. Topic number 496 is about Namru fertilizer plant. It is country's first gas-based fertilizer plant that was set up at Namru in early 1960s by Fertilizer Corporation of India. First fertilizer plant, देखिए ये गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, ध्यान रखेंगे, जबकि इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड नियर रानीपेट ऑफ तमिलनाडु इन 1906। और ये जो नामरू फर्टिलाइजर प्लांट है, दैट इज नाउ बीइंग ओन्ड बाय ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जो नामरू फर्टिलाइजर प्लांट है, इट इज एशियाज ओल्डेस्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट। इंडिया का भी पहला है और एशिया का सबसे पुराना, एशिया का भी पहला गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है नामरू फर्टिलाइजर प्लांट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 496. This is the answer of question number 491 to 493 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Competition Commission of India is a body established by executive order. Wrong, it is a legislative. It is a body established under a law. And second, GM is an online portal for ensuring competitive government office procurement. Absolutely correct. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.